हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को कवर करेंगे। नोट्स सारे आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। ये बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे, उनको भी देख लेंगे। नोट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, लेकिन समझाया, हर एक चीज़ को, टर्म को बताया ऐसे लैंग्वेज में बताया जाए कि आप इजीली समझ सको। हम लोग हिंदी को भी यूज़ करेंगे जहाँ पर समझना आसान रहेगा। बाकी नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे और हम लोग इंग्लिश का भी टर्म यूज़ करते रहेंगे। ठीक, इसके पीडीएफ का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एनसीईआरटी से। ठीक, चलिए सबसे पहले ये है कि इसमें मैटर के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक, इस चैप्टर में क्या होगा, एक्चुअली मैटर के बारे में हर चीज़ पढ़ना है कि मैटर क्या है, उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके बारे में। ठीक, प्रॉपर्टीज़ मतलब कि वो क्या है, कैसा है, उसको गर्म करने पर क्या होता है, उसको ठंडा करने पर क्या होता है, उसे प्रेशर लगाने पर क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ये सब है। प्रॉपर्टीज़ है, वो बहता है कि नहीं बहता है, मजबूत है कि कमज़ोर है, तो प्रॉपर्टीज़ यही सब हो गया। उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर वो उसका स्टेट कैसे चेंज होता है। स्टेट मतलब कि वो अभी कैसा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो एक ब्रिक है, ईंट, वो सॉलिड है। ठीक, वहीं जो हम लोग पानी पीते हैं तो वो एक लिक्विड है। और ऑक्सीजन हो गया, जो हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो वो गैसियस फॉर्म है। तो ये सब स्टेट हो गया मैटर का। ठीक, यानी फॉर्म एक तरह से कह लीजिए, ईजी वर्ड्स में फॉर्म। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और दूसरी चीज़ें मैटर के बारे में डिस्कस करना है। तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक, अब सबसे पहले आता है कि मैटर है क्या चीज़। ठीक, तो अगर ऐसे मैं आपको मोटा मोटी बताऊँ इन जनरल, ठीक है, साइंस में तो वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस। इन जनरल अगर मैं आपको बताऊँ कि मैटर क्या है, तो सिंपली इससे कि कोई चीज़, राइट, एनी सब्सटेंस। ठीक है, मैं कह दूँ अगर एनी सब्सटेंस, ठीक, कोई चीज़ जो है वो मैटर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आप चेयर पे बैठे हो। ठीक, तो चेयर या जैसे आप बेड पे बैठे हो तो वो लकड़ी से बना है या प्लास्टिक से, तो वो भी एक मैटर हो गया। या आपके हाथ में एक पेन है, तो पेन प्लास्टिक से बना या स्टील का हो सकता है, तो वो भी एक मैटर है। ठीक, इसी तरह आपके पास शूज़ होंगे, शूज़ रबर के होंगे, वो भी एक सब्सटेंस है, तो यह मैटर है। मैटर या सब्सटेंस कुछ भी जो हम कोई चीज़ हो ऐसे कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ देख लेते हैं बुक में, मतलब जो हमारा साइंस का डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन है कि ऑल थिंग्स दैट ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैव मास। ठीक, अब ये तो हो गया कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कि ऑल थिंग्स दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई का मतलब होता है सबसे पहले जगह छेकना। ठीक है, जगह छेकना, जगह घेरना, या यू कैन से ये टेक स्पेस, जो स्पेस लेता हो, या कैप्चर स्पेस, स्पेस लेता हो, समझने के लिए। ठीक, ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है, जगह लेना। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है, ठीक, तो उसको टेबल पे रखेंगे तो वो कम जगह लेगा। ठीक, लेकिन अगर वहीं पे एक मोटी सी डिक्शनरी रख देंगे तो बहुत जगह लेगा। फिर उसी टेबल पे मान लिया जाए कि एक बड़ा सा ब्रीफकेस रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा जगह ले लिया, है ना। तो यही ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम ऑक्यूपाई स्पेस ही बोल सकते हैं, या टेक स्पेस ही बोल सकते हैं, या फिर कैप्चर स्पेस ही बोल सकते हैं। सिंपली एवरीथिंग इज सिमिलर। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ आया हुआ कि एक तो दो बात हो गई इसमें कि मैटर कोई भी चीज़ होगा जो ऑक्यूपाई करता होगा स्पेस को, ठीक, यानी कि टेक करता होगा स्पेस, कैप्चर करता होगा स्पेस को, एंड हैव मास। अब ये मास क्या चाहिए, फिर उसके आगे वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, इसको समझने के लिए तीन चीज़ों को हम समझते हैं, मास, वॉल्यूम और वेट। ठीक, तीन चीज़ समझते हैं। ये तीनों ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आगे भी यूज़ होंगे और इसको हम बहुत आसान वर्ड्स में समझेंगे। इसका डेफिनेशन भी आपको मिल सकता है, लेकिन ईजी से समझते हैं कि होता क्या है ये तीन चीज़। सबसे पहले वेट के बारे में समझते हैं कि वेट होता क्या है। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हम बचपन से ही जान रहे हैं कि उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। जैसे एक बॉल है, आपने उसको ऊपर फेंका तो अर्थ ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके अपनी तरफ पुल करती है, तो इसी के वैल्यू को हम वेट कहते हैं। ठीक, वेट मतलब क्या, वेट मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट मतलब सामान होता है, मैटर कुछ भी कह लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर
जब अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है और अपनी तरफ खींचती है तो इसी के वैल्यू को हम वेट कहते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये और फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, तो वेट का भी यूनिट न्यूटन ही होता है, ठीक। तो जैसे कोई मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है मेरे पास, ये फुटबॉल कुछ भी हो, ठीक, और ये यहाँ पर हमारा बड़ा सा अर्थ है, ठीक। तो इसको अपनी तरफ ये खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा अर्थ अपने सेंटर की तरफ, तो इसी फोर्स का जो वैल्यू होगा ना, इसी फोर्स का जो वैल्यू होगा उसी को हम वेट कहेंगे, ठीक। वजन जिसको कहते हैं या भार भी कहते हैं हिंदी में, तो इसी को हम वेट कहेंगे, ठीक। तो वेट क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या जिस अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उसी की हम वैल्यू को हम वेट कहते हैं, ठीक। अब चूँकि हम ये जान रहे हैं कि जितने भी प्लैनेट है उस पर सेम टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं, वो अपनी तरफ सेम फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करती है, तो वहाँ पर वेट चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये बॉल है, फुटबॉल कुछ भी 6 kg का है, ठीक। तो अर्थ इसको अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, तो इसका वेट मान लीजिए 6 kg यहाँ पर। लेकिन जो मून है वहाँ पर यही फोर्स कमज़ोर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है, तो वहाँ पर वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि इसी फोर्स के वैल्यू को तो हम वेट बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है अर्थ के वेट का 1/6 हो जाता है, मतलब 6 पार्ट हो जाता है, 6 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर 6 kg है तो मून पर उसी चीज़ का वेट 1 kg होगा। वेट की बात हो रही है, वेट। यहाँ पे अगर कोई चीज़ 80 kg है, ठीक, तो यहाँ पर 80/6 kg हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई चीज़ 24 kg है तो यहाँ पर 24/6 मतलब 4 kg हो जाएगा। मतलब कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है, इसीलिए वेट भी कम हो गया, ठीक। तो ये बात हो गई वेट की, राइट, ठीक। अब बात है मास क्या होता है? मास जैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है, इतना बड़ा बुक है, ठीक, और मेरे पास एक बहुत बड़ा सा डिक्शनरी है, ठीक, बहुत बड़ा सा डिक्शनरी है। तो अब ये बना है पेपर से, है ना, ये पेपर से ही बना है और ये भी पेपर से बना है। लेकिन अब पूछा जाए कि बताइए किस में ज़्यादा पेपर लगा है, तो आप बोलेंगे इसमें डिक्शनरी वाले में ज़्यादा पेपर लगा है, ठीक, और इस बुक में कम पेपर लगा है। तो मास का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितने कम या ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बना है, उसी के वैल्यू को हम मास बोल देते हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल मैं दूँ आपको, जैसे मान लिया जाए कि आपने लड्डू बनाया घर पे, ठीक है, एक छोटा सा लड्डू बनाया, ठीक, छोटा सा लड्डू बनाया, और किसी फंक्शन पे या किसी ओकेजन पे या जैसे मैरिज के लिए ही आपने जानबूझकर बड़ा सा लड्डू बनाया, क्योंकि उसको देना था या पता नहीं जो भी हो, बड़ा सा लड्डू बनाया। तो इसमें मान लिया जाए कि आपने 50 ग्राम मटेरियल का यूज़ किया है, ठीक, यानी इतना कम यूज़ किया है, ठीक। लेकिन इसमें आपने ज़्यादा यूज किया होगा, है ना, तभी तो बड़ा बना होगा, ठीक। तो इसमें ज़्यादा सब्सटेंस यानी ज़्यादा चीज़ लगा करके आपको इसको बनाना पड़ा, और इसमें कम चीज़ लगा और इसमें ज़्यादा चीज़ लगा, तो इसी के वैल्यू को हम मास बोलते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास पेन है, ठीक है, पेन है, और आपके पास फ़ोन भी है। तो पेन में कम मटेरियल लग करके चीज़ बना होगा, कम थोड़ी सी प्लास्टिक लगी होगी। वहीं चेयर की बात की जाए तो चेयर में ही प्लास्टिक ही लगा है, लेकिन प्लास्टिक ज़्यादा लगा है, ज़्यादा प्लास्टिक लगा तब ना बड़ा हुआ है, तब ना भारी हुआ है। तो वो मास ज़्यादा है उसके पास। मास क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बना है, ज़्यादा चीज़ से मिलकर के बना है। आपके पेन का मास कम है, क्यों? क्योंकि उसमें कम चीज़ मिलकर के बना है, कम है उसका सब्सटेंस। इसी तरह आप पेन को ले लीजिए और आपने पेन की रिफ़िल को ले लीजिए, तो फिर पेन की रिफ़िल में कम प्लास्टिक से मिलकर बना है, पेन की रिफ़िल में कम प्लास्टिक लगा है, तो उसका मास कम हो जाएगा, लेकिन पेन का जो मास है वो ज़्यादा होगा। तो मास का मतलब सिंपल यही होता है, ठीक, कि कोई भी चीज़ कितने सब्सटेंस से मिलकर के बना है, वही उसका मास कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि एक लकड़ी की कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी, चेयर, और आपके घर में एक बड़ा सा सोफ़ा है, तो इसमें ज़्यादा लकड़ी लगा है, इसमें कम लगा है, तो इस सोफ़े का मास ज़्यादा होगा और इसका मास कम होगा। तो मास का मतलब बस इतना याद रखना है कि कोई भी चीज़ कितने चीज़ों से बना हुआ है, उसके वैल्यू को हम मास बोल देते हैं, राइट, ठीक। अब आता है वॉल्यूम। अच्छा, मास का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जिसमें हम मेजर करते हैं, वो तो ग्राम होता है या किलोग्राम होता है, ठीक, किलोग्राम या ग्राम, और ये चेंज नहीं होता है। अब मान लिया जाए कि ये एक मेरा टेबल है,
और इसका मास 2 kg, मतलब इसमें 2 kg लकड़ी लगा है, तो इसको हम अर्थ पर रखें या मून पर ले जाएं, लकड़ी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। 2 kg ही लकड़ी उसमें लगा हुआ है, चाहे यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, या किसी भी प्लेनेट पर ले जाए या कहीं भी ले जाए, तो मास चेंज नहीं होता है। इसलिए चेंज नहीं होता है कि इसका ग्रेविटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ग्रेविटी कम हो बढ़े उससे कोई टेंशन ही नहीं है। तो मास कितने चीज़ों से मिल करके बना है वो होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है एक अगला कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ 3D में कितना स्पेस लेती है। नहीं समझे? देखिए, जैसे बुक है, एक बुक ठीक है, छोटा सा, मान लीजिए आपके क्लास 10 का बुक है, इतना बड़ा बुक होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये थोड़ा सा मोटा भी होगा, है ना, ऊंचा होगा इतना। ठीक, मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। और इसी तरह आपके पास एक बहुत बड़ा सा डिक्शनरी है, बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा डिक्शनरी है। ठीक, ये बहुत मोटा भी है। मान लीजिए कि इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मोटाई ये चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और मोटाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये ज़्यादा जगह नहीं लेगा, इसके कंपैरिजन में ये जगह कम लेगा और ये ज़्यादा जगह लेगा। तो वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी चीज़ कितना जगह ले रहा है, उसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक, जैसे आप एक नोटबुक का एक पेज फाड़ करके टेबल पे रखी, ठीक, और पूरी नोटबुक को रखी, तो नोटबुक का पेज कम जगह लिया, बहुत कम जगह। हाँ, लंबाई चौड़ाई में उतना ही जगह लिया, लेकिन ऊंचाई में बहुत कम जगह लिया, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा जगह लिया है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसी तरह आप नोटबुक को रखिए टेबल पर और आपने ब्रीफ केस को टेबल पर रखिए, तो ब्रीफ केस ज़्यादा जगह लेगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वो कितना जगह ले रहा है 3D में, हाइट में भी, लेंथ में भी, विड्थ में भी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिला होना चाहिए, तो वही वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, और वॉल्यूम में चूँकि 3 यूनिट होता है तो इसका क्यूब में होता है, मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब वाला होगा इसका। ठीक, तो इतना हम समझ गए कि मास मतलब कि कोई भी चीज़ कितने सब्सटेंस से मिलकर के बना है, उसके क्वांटिटी को, उसके अमाउंट को, उसके वैल्यू को। वेट का मतलब कि अर्थ अपनी तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी चीज़ को खींचती है, उसके वैल्यू को हम वेट बोलते हैं। और वॉल्यूम का मतलब कोई भी चीज़ कितना स्पेस को कैप्चर करती है 3D में, वही वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे बस लिखा हुआ वही चीज़, अब इजी हो गया बहुत, कि कोई भी चीज़, ठीक, जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट टेक्स स्पेस, दैट कैप्चर्स स्पेस एंड हैव मास, एंड हैज़ मास, जिसके पास मास हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। ठीक, उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम होगा तो ऑब्वियस बात थी कि जगह छेकेगी ही, जगह छेकेगी तभी तो वॉल्यूम बनेगा ना। और मास होगा तो मतलब वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना ही है, बस वही हो गया। ठीक, यही बेसिक डेफिनेशन है और इसको अच्छे से हम समझ गए कि मैटर होता क्या, मैटर सब्सटेंस वही चीज़ है। ठीक, आगे लिखा हुआ कि अब अच्छा, अब इसमें ये है कि कौन सी चीज़ें मास नहीं है ना, कौन सी चीज़ें मास नहीं है। तो जो भी चीज़ हो, हमको बस इसमें 2 चीज़ देखना है कि क्या वो जगह ले रही है, ऑक्यूपाई स्पेस कर रही है। हाँ, ठीक, अब आगे है कि इसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। क्लासीफाई का मतलब बांटना। ठीक है, किस हिसाब से इसको हम बांटते हैं, किस हिसाब से मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक, तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट पहले इसको क्लासीफाई करने का अलग अलग तरीका था। ठीक है, वो लोग 5 टाइप में बांटते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एयर, अर्थ, ये सब, तो उन सबको एग्जाम में शायद नहीं पूछते हैं ये लोग। अभी जो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से ये लोग पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में या दूसरी जगह भी। अब इसके क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है कि वो लोग किस हिसाब से जो है इनको क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं। ठीक, तो 2 हिसाब से इनको हम बांटते हैं, 2 बेस पर। एक है कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पर और एक है उनके केमिकल नेचर पर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल नेचर होता क्या है। ठीक, 2 टर्म है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका क्वालिटी एक तरह से समझिए, और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऐसे प्रॉपर्टी को बोलेंगे जो बाहरी हो, है ना, जो बाहरी हो, जिसको आप टच करके, देख करके बता सकते हो। ठीक, और केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी जो इंटरनल हो, जो उसके अंदर की वजह से हो, अंदर इन ए सेंस कि उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी वजह से हो, जिसको हम देख करके या टच करके उतना अच्छे से नहीं बता सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर कि जैसे बात कर लेते हैं हम एक ऑरेंज की, ठीक है, और एक हम बात कर लेते हैं लेमन की, नींबू जिसको बोलते हैं, लेमन और ऑरेंज। ठीक, तो ये दोनों गोल है
है ना, दिखने से लग रहा है, आप टच करके बता सकते हैं गोल है, तो ये इसका गोल होना ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, इसका गोल होना फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। लेकिन नींबू खट्टा होता है, ठीक, खट्टा होता है, और ये ऑरेंज मीठा होता है। ठीक, तो ये आप टच करके या देख करके नहीं बता सकते, इसके लिए आपको या तो टेस्ट करके देखना पड़ेगा या और कोई दूसरा चीज़ करना पड़ेगा। तो इसका मीठा होना और इसका खट्टा होना ये केमिकल प्रॉपर्टी में आ गया, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं आया। इसी तरह जैसे बात कर लेते हैं हम किसकी, वाटर की, वाटर, ठीक, और हम बात कर लेते हैं किसकी, पेट्रोल की। ठीक, तो वाटर और पेट्रोल दोनों को आप देखोगे तो एक तरह का ही लगेगा। ठीक, दोनों ही ऐसे बह जा रहा है, दोनों को ही हाथ से छूने पे नरम लग रहा है, मतलब पानी की तरह दोनों ही लग रहा है। ठीक, तो ये दिखने से लग रहा है, टच करने से लग रहा है, तो इसका ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, लेकिन ये पेट्रोल जो है ये आग को जला देता है और पानी आग को बुझा देता है, तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। ये प्रॉपर्टी आप देख करके टच करके नहीं बता सकते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, हाथ से टच करके बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं, जो मोस्टली आउटर चीज़ें होती हैं। ठीक, और केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ें जो इंटरनल होती है, मतलब उसको आप इतनी आसानी से नहीं बता सकते हो, उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करने होंगे या चखना होगा, या मतलब ऐसा चीज़ करना होगा जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग हो। ठीक, तो ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो हम अब सब्सटेंस को दो हिसाब से बांटते हैं। ठीक, एक केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि कोई चीज़ दिखने में कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है या बहने वाला है, उसके हिसाब से ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। और केमिकल प्रॉपर्टी के मतलब हिसाब से कि उसका केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, ये सारा बात है। चलिए आगे चलते हैं, यही हो गया। ठीक, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो केजी है वो ऐसा यूनिट है मास का, ऊपर बता चुके हैं ऑलरेडी, मास बताते टाइम कि केजी हो गया या ग्राम हो गया, ये मास का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब वॉल्यूम का बता चुके हैं ऑलरेडी। और नॉर्मली हम यूज करते हैं वॉल्यूम को नापने के लिए लीटर का, है ना, जैसे बोलते हैं कि अब आप हमको 2 लीटर तेल दे दीजिए या 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो वो हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं। ठीक, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। ठीक, और अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में हम देखें तो 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, और दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो इधर 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो इसका हमको यूज़ पड़ता है यूनिट को कन्वर्ट करने में। और दूसरे जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो भी इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इतना चीज़ हम देख लिए सबसे पहले कि जो भी मैटर है वो क्या है, उसका किस हिसाब से क्लासीफाई किया गया, मतलब उनको बेसिकली बांटा किस हिसाब से गया है। ठीक है, अब आगे है कि जो मैटर है, जो भी मैटर है वो बनता कैसे है। ठीक है, मैटर है, सबसे पहले हम देख लिए मैटर क्या है। अब मैटर बनता कैसे है, लिखा गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बोला गया है कि जो भी मैटर है, जो भी मैटर है, चाहे वो आपका पेन हो, आपका फ़ोन हो या आपका शूज़ हो, कुछ भी हो, वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बनाई, मतलब इतना छोटा पार्टिकल है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मेन मतलब से आगे, ये वो आपकी इमेजिनेशन से भी परे, आप इमेजिन तक नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल कितना छोटा है। ठीक, जैसे एग्जांपल में अगर आपको लूँ लड्डू का ही एग्जांपल, ठीक, कि ये लड्डू है, ठीक, तो उसमें छोटे 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 दाने होंगे, बूंदिया दाने, ऐसे ऐसे, तो इसको तो आप देख सकते हो कि हाँ ये इतना बड़ा है, हाथ पे भी ले सकते हो। तो उसी तरह से जितने भी मैटर होते हैं ना, उसी तरह छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं ना, ठीक, कि हम उसके साइज को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब काउंट करना या देखना तो दूर की बात है, कहा गया कि इतने छोटे होते हैं वो कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, यही लिखा हुआ है। अब ये बात है कि इसके लिए हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि देखिए आप क्या करिए कि पहले एक 100 ml पानी लीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, ठीक, और उसमें डेटॉल डाल दीजिए थोड़ा सा, ठीक, डेटॉल डाल दीजिए थोड़ा सा, ठीक, अच्छे से इसको मिला दीजिए। अब क्या करिए कि इसमें से 1 चम्मच पानी लेकर के एक दूसरे 100 ml वाले बीकर में डाल दीजिए। ठीक, तो इसमें भी डेटॉल का स्मेल रहेगा, इसमें भी डेटॉल का स्मेल रहेगा। ठीक, फिर बोला कि फिर आप इसमें से निकाल करके 10 ml वही डेटॉल वाला पानी इसमें डाल दीजिए, तो अभी भी इसमें स्मेल रहेगा, फिर इसमें का इसमें भी स्मेल रहेगा। मतलब क्या
अगर वो डेटॉल बड़े बड़े पार्टिकल से बना होता, मान लिया कि 1 चम्मच डेटॉल में सिर्फ और सिर्फ 10 पार्टिकल होता, तो होता क्या, वो इसी में रह करके ख़त्म हो जाता, ठीक, बाकी में नहीं जा पाता। लेकिन चूँकि वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से कि बहुत ज़्यादा है, करोड़ों लाखों बिलियन बिलियन है, तो हुआ क्या, वो पूरे में फैल गए। और इसीलिए इसमें भी स्मेल है, इसमें भी स्मेल है, इसमें भी स्मेल है। इसमें हम डायरेक्ट डेटॉल नहीं डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो डेटॉल मिला हुआ था, मिक्स किया हुआ था, उसमें से हम इसको लिए, फिर इसमें का पानी इसमें लिए, तो अब सब में डेटॉल का स्मेल आ गया, ठीक। तो ये बताता है कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि पूरे में जो है अच्छे से फैल जाते हैं। तो इसी को हम मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले सकते हैं, इसको घर पे भी किया जा सकता है डेटॉल का यूज़ करके। तो ये बताता है कि जितने भी पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे, मतलब जितने भी मैटर है, सब्सटेंस है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए होते हैं। और वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे हैं कि उनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देखना इज़ डिफरेंट, इमेजिन भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये है कितने छोटे हैं वो, ठीक। अब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तो बता दिया कि मैटर क्या है, ठीक है। ये बता दिया कि मैटर को हम कैसे क्लासीफाई, मतलब डिवाइड कैसे करते हैं। अब ये बता दिया कि मैटर बने कैसे होते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो मैटर पार्टिकल से बने, ये तो हम देख लिए। अब उन पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसका कैरेक्टर क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो पार्टिकल्स जो है कैसे हैं, चलते रहते हैं हमेशा, ठीक है, बड़े हैं, छोटे हैं, उनके बीच में स्पेस है नहीं है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको देखना है। वही कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम मतलब क्या, कि जो भी पार्टिकल है, जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि ये हमारा मान लिया जाए कि कोई मैटर था, ठीक, कोई सब्सटेंस था, कोई भी चीज़, ठीक। और ये इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल। तो अब क्या है इसमें, यार सबसे पहले तो ये बोला कि ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, एकदम टाइनी, स्मॉल, बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब बोला कि इसके जो पार्टिकल है ना, उनके बीच में स्पेस है, मतलब इस तरह से ये पार्टिकल उसके बीच में कुछ स्पेस, ये पार्टिकल उसके बीच में स्पेस, ये पार्टिकल उसके बीच में स्पेस, ठीक। ये है एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अपने फिंगर, मतलब हाथ की 4 उंगली उसको टच कर लीजिए पूरे को, तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हल्का सा खाली कर लीजिएगा, ढीला कर लीजिएगा, तो स्पेस आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, उसके बीच में स्पेस हो गया। तो मतलब उनके बीच में स्पेस होता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम अच्छे से टच हुए रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक। वही चीज़ लिखा हुआ इसमें। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया है कि देखिए क्या करते हैं हम, मान लिया जाए कि एक बीकर लिए, मतलब पानी का कोई भी बर्तन, ठीक, पानी का कोई बर्तन, इसमें पानी है इतना तक मान लिया जाए, है ना, इतना तक पानी ही ले लीजिए, ठीक। इसमें हम क्या कर दिए, चीनी डाल दिए, थोड़ा शुगर, 2 चम्मच। तो अब धीरे धीरे चीनी क्या हो जाता है, वो उसमें पिघलने लगता है, पिघल करके इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब घुल गया पूरी तरह से, ठीक। अब ये चीनी गया कहाँ, है ना, ये चीनी गया कहाँ, ऐसा तो नहीं है कि नीचे में जा कर के बैठ गया। हाँ, अगर पत्थर डाल देंगे या बालू डाल देंगे तो वो बैठ जाएगा, वो अलग बात है, या फोम डालेंगे तो ऊपर तैरने लगेगा। लेकिन चीनी पूरी तरह से घुल गया, तो वो चीनी गया कहाँ, तो वही बताता है कि देखिए मान लिया जाए कि ये हमारा पानी था, ठीक, और इसके यहाँ बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, और ये चीनी है, ठीक है, ये चीनी है, इसका भी इसी तरह बहुत छोटा पार्टिकल है। तो हुआ क्या कि इसके बीच में जो स्पेस था, उसके बीच में स्पेस था, ये पार्टिकल इस खाली स्पेस में आ गया, ये पार्टिकल इस खाली स्पेस में, मतलब कि एक दूसरे में जो है ना ऐसे चला गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दोनों हाथ का उंगली लीजिए, हल्का हल्का खोल लीजिए और दोनों को एक दूसरे में ऐसे कर लीजिए, मिला लीजिए, तो हो गया ना कि जहाँ जहाँ जो खाली स्पेस था वो चला गया, आपस में एक दूसरे में फंस गया या मिल गया खाली जगह में। तो इसी तरह बोला इसमें भी कि जो पानी का मॉलिक्यूल था, ये पानी का जो पार्टिकल था, उसके बीच में खाली जगह था, सबके बीच में स्पेस था, और इसी तरह जो चीनी का था उसके भी में स्पेस था, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिल गया खाली जगह। जैसे मान लिया ये पानी का पार्टिकल था, छोटा बहुत छोटा, उनके बीच में खाली जगह था, और ये चीनी वाला था, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से चल करके इसमें यहाँ पे आ गया, ये यहाँ चल करके यहाँ पर आ गया, यहाँ से आगे चल गया, और ये पूरी तरह से क्या हो गया, एक दूसरे में मिल गया, डिज़ोल्व हो गया, इसीलिए ये नीचे नहीं पड़ा हुआ है या ऊपर नहीं तैर रहा है। तो ये बताता है कि उनके बीच में स्पेस होता है। अगर मान लिया जाए कि उनके बीच में स्पेस नहीं होता, थोड़ी देर के मान लेते, जैसे मान लिया जाए कि ये जो है ये हमारा ये इस तरह से होता पानी का पार्टिकल सब, मतलब उनके बीच में स्पेस है, ये नहीं है, कहीं नहीं है। तो अब होता क्या कि जो चीनी का पार्टिकल है वो
वो इसके अंदर नहीं जा पाता तो ऊपर रहता, यहाँ पर आ जाता, 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 ये यहाँ पर आ जाता, ये ऊपर में आ जाता है ना। तो इससे क्या हो जाता, थोड़ा सा ये बढ़ जाता, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये हमको बताता है ये एक्सपेरिमेंट के इनके बीच में जगह होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बात यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मतलब लगातार होता है, मूविंग मतलब होता है मूव करना, यानी जगह बदलना, यहाँ 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 मूव करना। तो कहा कि सबसे पहले बोला कि देखिए उनके बीच में खाली जगह है, ठीक है, यहाँ यहाँ इस तरह से पार्टिकल है, ठीक। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत जगह यहाँ यहाँ टच है, नहीं, खाली जगह है उनके बीच में, स्पेस है उनके बीच में, ठीक। और अगला बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ 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 ऐसे 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 जा रहे हैं, ठीक। अब इसके लिए एग्जाम्पल करके बताइए कि देखिए आपका ये रूम है बड़ा सा, ठीक है, आपका ये रूम है बड़ा सा, और यहाँ पे आपने अगरबत्ती जला दिया, ठीक। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का क्या हुआ कि यहाँ का जो आदमी है, अगरबत्ती आपने यहाँ जलाया है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद जो है वो यहाँ के आदमी को उसका स्मेल आ जाएगा, ठीक। या नहीं तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक, और आपके कपड़े में परफ्यूम लगा हुआ है, तो जो यहाँ का आदमी है उसको उसका स्मेल चला जाएगा, फ्रेग्रेंस चला जाएगा। तो ये कैसे हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि जो इसका पार्टिकल था, आपके सेंट का पार्टिकल, ठीक, वो मूव कर रहा था ऐसे ऐसे पूरे में, और हवा के पार्टिकल से मिला, ये मूव कर रहा था, मूव करते 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 पूरे रूम में फैल गया, ठीक। तो ये बताता है कि पार्टिकल का मूवमेंट, यानी कि पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि जो पार्टिकल जहाँ पर है वो वहीं पर फिक्स है, नहीं, वो मूव करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सब्सटेंस है, ठीक, और इसके पार्टिकल यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, तो ये ऐसा नहीं कि यहीं पर ज़िंदगी भर रहेगा, नहीं, वो घूमते रहता है यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ, अब किसी में बहुत ज़्यादा मूव करता है, किसी में बहुत कम मूव करता है, किसी में ठीक ठाक मूव करता है। तो यही बात है कि पार्टिकल्स के जो भी मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक। चलिए, और ये है अगरबत्ती वाला जो है, इंसेंस स्टिक वाला, या आप परफ्यूम वाला एग्जांपल दे सकते हैं। या फिर आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर घर में मान लीजिए कोई खाना बन रहा हो, जैसे कि कुछ भी बन रहा हो खाने का, ठीक, जैसे नूडल्स ही बन रहा है, तो आप अगर रूम में बैठे हो तो किचन से आपको स्मेल आ जाता है। तो ये भी बताता है कि पार्टिकल हमेशा मूव करते हैं। तो इसीलिए तो मेरे पास अगर मूव नहीं करता होता तो वो किचन में ही उसका स्मेल रहता, ठीक है। चलिए, इसी तरह आप कहीं अगर गार्डन से गुजरते हैं तो उसका भी आपको स्मेल आ जाता है। तो ये भी बताता है कि पार्टिकल जो है उसके मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इस एक्सपेरिमेंट में भी ये चीनी वाले में भी जो है आप ले सकते हैं कि ये रहा, ठीक है। आपने चीनी को ले करके एक चम्मच को यहाँ रख दिया, ठीक है, चीनी की एक चम्मच को, कुछ देर बाद क्या होगा, ये पूरा घुल करके जो है पूरे में मिल जाएगा, पूरा मीठा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर वाला पानी मीठा होगा, अगर इसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे होते तो यहीं पर ना चीनी रह जाता, ठीक है। या अगर चीनी यहाँ पर नहीं रहता, सिर्फ यहाँ पर का पानी मीठा होता, लेकिन पूरा पानी मीठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल, चीनी का पार्टिकल, इसका पार्टिकल पूरे में घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूरे में मिल गया। चल आगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वही बात है कि हमेशा घूम रहे होते हैं। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक। एनर्जी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके पास एनर्जी है, ठीक। किसी भी काम को आप कर सकते हैं, इसका मतलब आपके पास एनर्जी है, ठीक। एनर्जी चैप्टर आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो काइनेटिक एनर्जी वैसे एनर्जी को बोलते हैं जो मूवमेंट की वजह से होता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट की वजह से उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो अब चूँकि मैटर के पार्टिकल घूम रहे हैं, घूम 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 मूव मूव मूव, जगह चेंज कर मूव कर रहे हैं, तो इनके पास भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। इनके पास भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब बोला कि देखिए, अब जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करने लगते हैं, ठीक। और तेज़ी से मूव करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। कम तेज़ी से मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। टेम्परेचर कम किए, काइनेटिक मूवमेंट कम हुआ, पार्टिकल का मूवमेंट कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गया, ठीक। टेम्परेचर को हम बढ़ाएं, ठीक, तो उसका मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ा, और पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ा
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, ईजी है, इसको याद रखना है, इस कनेक्शन को याद रखना है कि पार्टिकल का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं। जितना तेज़ी से मूव करेगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल का मूवमेंट कम हो जाता है। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है। इसको आप ऐसे याद रखिए कि आप दिन भर जो है भाग भाग करके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका काम भागने वाला है, मतलब कि यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ठंडी के टाइम में आप थोड़ा सा कम दौड़ भाग करते हैं क्योंकि ठंडी लगता है, आने जाने में दिक्कत है ट्रैवल में। तो इसी तरह पार्टिकल भी होते हैं, जब ठंडी होता है यानी टेम्परेचर कम होता है तो वो उतना नहीं मूव करना चाहते हैं। तो ठीक है, अब नहीं मज़ा आ रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका मूवमेंट कम हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। ठंडी में मूवमेंट कम हो जाता है। या इंसान भी घर में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है इधर उधर, बिस्तर में तो बिस्तर में ही खाना पीना खा के आराम से पड़ा रहा, तो ठंडी की वजह से मूवमेंट इंसान का भी कम हो जाता है। उसी तरह पार्टिकल का भी है कि ठंडी की वजह से उनका मूवमेंट कम हो जाता है, और मूवमेंट जैसे ही कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही होता है मूवमेंट की वजह से होने वाला एनर्जी। ठीक, और इसका उल्टा भी सही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स के मूवमेंट बढ़ेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, आगे है, हाँ, सो वी कैन से दैट द इंक्रीज इन, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between them, the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. सॉरी, देखिए अब इसमें एक नया चीज़ के बारे में फिर से बताई गई, ये बहुत आसान चीज़ है, डिफ्यूजन। अब अभी तक जितना बताया गया उसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन के बारे में बताया गया। वही एग्जांपल कि पानी लिए आप उसमें, ठीक, और यहाँ पर आराम से 1 चम्मच चीनी रख दिए, कुछ देर के बाद क्या होगा, पहले 2 एग्जांपल देते हैं। ठीक, ये रहा, और एक और पानी लिए, ठीक है, और इसमें हम 2 चम्मच चीनी मिला, इसको अच्छे से मिलाए, मिक्स 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 2 मिनट में ये पूरा मीठा हो गया। ठीक, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं किए, यहाँ पर चीनी रख करके छोड़ दिए, 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे के बाद हम देखेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी पूरा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मिलाए हैं, लेकिन यहाँ पर ये खुद से हुआ है। तो जब एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल में अच्छे से मिल जाए बिना किसी एक्टिविटी के, यानी कि बिना मिलाए हुए, तो इसी को हम डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे कि व्हेन पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर मिक्स इनटू पार्टिकल्स ऑफ अनदर मैटर ऑन देयर ओन, मतलब खुद से, ऑन देयर ओन, खुद से, देन दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बस, कि एक पार्टिकल का मैटर दूसरे पार्टिकल के मैटर में खुद से मिल जाए तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्लास था और ये क्लास था, ठीक है, ये क्लास था, क्लास 6 क्लास 7, ठीक, लंच हुआ, ठीक, तो बच्चा लोग निकला, इसमें से निकला, यहाँ पे मिल गया, सब मिल गया, लंच करने लगा, घूमने फिरने लगा। तो इसमें कोई बोला तो नहीं ना कि आओ हम मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिफ्यूजन। लेकिन मान लिया कि एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे, सर आएंगे, बोलेंगे चलो 2 बच्चे यहाँ से आओ, तुम चलो रोल नंबर 5 6 यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे आओ, इस तरह मिलाएंगे सबको, तो ये मिक्सिंग हो गया। लेकिन जब खुद से मिलेंगे तो डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, और जब हम हीट बढ़ाएंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो अभी तुरंत देखें कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो और तेज़ी से पार्टिकल मूव करेगा, और तेज़ी से पार्टिकल मूव करेगा तो और जल्दी से वो लोग मिक्स हो जाएंगे, तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, यानी हीटिंग है, हीट मतलब गर्म करना है, हीटिंग बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट करने से, गर्म करने से डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, यानी कि और तेज़ी से डिफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में डील करेंगे, एंड आई होप कि आपको इसमें जो भी बताया गया है वो समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, नीचे। बाकी इस चैप्टर का जो PDF है वो आपको एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाता है तब मिल जाएगा, या इसका भी ठीक है मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो इतना तक हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है, रिलेट करके पढ़ने की कोशिश किया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय, कीप स्टडी।